हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 11 के लिए अध्याय नंबर 2 रसायन विज्ञान परमाणु की संरचना। ठीक है, इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि रदरफोर्ड जे थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहे, हेडिंग बना ले नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और आज कोशिश करेंगे ये चैप्टर क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। ठीक, हेडिंग बना दे भाई, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, ये केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बस ये बातें इसने बोले थे भाई, नील्स बोर ने बस इतना ही बोले थे भाई कि नील्स बोर सिंपल ये कहते हैं भाई, ये वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर। ठीक है, इसने अपना एक मॉडल दिया था जो कुछ इस प्रकार से है कि इनके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, यह केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, इस मॉडल के अनुसार। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक, यह केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, बस यही है इसका परमाणु मॉडल। इसमें एक वर्ड आया है अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है। अस्थायी कक्षा का अर्थ क्या होता है भाई, नोट करके लिख ले अस्थायी कक्षा का अर्थ। ठीक है, अस्थायी कक्षा का अर्थ, अस्थायी कक्षा का अर्थ, अस्थायी कक्षा का अर्थ सिंपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर या NH/2 पाई के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, अस्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा, इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा, इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर या NH/2 पाई के बराबर होता है। बस ये होता है अस्थायी कक्षा का। कोणीय संवेग बोलते हैं MBR। ठीक है, MBR जो होता है इसका कोणीय संवेग को MBR जो होता है ये बराबर होता है किसके, h/2 पाई के बराबर, या MBR जो होता है भाई ये बराबर होता है NH/2 पाई के बराबर। जहां पर H जो है ना, जहां पर H जो है भाई ये प्लांक कांस्टेंट है, आई मीन प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, ये क्या है अपना प्लांक नियतांक। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए काम है। ठीक, यहाँ पे H क्या है, प्लांक नियतांक। नील्स बोर का परमाणु मॉडल यही है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं,
ये केवल अस्थायी कक्षा पे चक्कर लगाते हैं। अब कोई पूछे अस्थायी कक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन की वो कक्षा जिसका कोणीय संवेग जो होता है ना वो h/2 के बराबर होता है या nh/2 के बराबर होता है। कोणीय संवेग को एमबीआर से लिखा जाता है, मतलब ये पूरा कोणीय संवेग का फार्मूला एमबीआर इक्वल टू h/2, ठीक है, या मास वेलोसिटी त्रिज्या हो जाएगा, कक्षा है तो। इसके बाद एच क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, प्लांक नियतांक। और आप लोग के लिए काम है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। वेट करेंगे जरूर, ईमानदारी से प्लांक नियतांक का मान जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ओके। तो आगे चलते हैं फिर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हो फिर आगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, वही नील्स बोर के अनुसार नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग, ये मिटा दे रहे हैं, नोट बना के आप लोग लिखिएगा कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल से स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हुई। स्पेक्ट्रम को बताने वाला कौन था भाई, नील्स बोर ही था। रदरफोर्ड की कमियां आपसे कोई पूछ दे कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल से लिखवाए, कमी तो नहीं लिखवाया है, लेकिन रदरफोर्ड की कमियां ये था, पहला नंबर कमी ये था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की अस्थायित्व को नहीं बता पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाई कैसे चक्कर लगाते क्या क्या करते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये नहीं बता पाए कि परमाणु के अस्थायित्व को नहीं, ये क्या बताया, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति नहीं करा पाए रदरफोर्ड, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन की स्थिति को नहीं बता पाए परमाणु में, ठीक है, अस्थायित्व को नहीं बता पाए। आगे चले, उसी को पूरा करने के लिए नील्स बोर भाई साहब आए थे, और ये जहां तक उम्मीद है नील्स बोर के परमाणु मॉडल से, नोट करके लिखिएगा, नील्स बोर के परमाणु मॉडल से स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हुई, ठीक है। स्पेक्ट्रम को बताने वाले नील्स बोर थे, ठीक है, तो लिखिएगा नील्स बोर के परमाणु मॉडल से, नील्स बोर के परमाणु मॉडल से स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हुई। स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हुई, सफल व्याख्या हुई, ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल से किसकी सफल व्याख्या हुई भाई, स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हुई, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, सिंपल ये कुछ लाइनें होती है, लाल, हरा, नीला, ब्लू, इस प्रकार की क्या होती है, लाइनें होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं, सिंपल। ये कब होता है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, ठीक है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, ये जान ले भाई, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई। अब से कोई पूछ दे कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जब बताइएगा कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें आप लिखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ये क्या काम करता है कि ऊष्मा का अवशोषण करता है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण करता है, तभी वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा पाएगा। यदि हम आपको कह दें कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, मतलब ऊंचाई पर जाइए, और आपके एनर्जी आपको कहीं से ना मिले, और कह दें कि आप जाइए भाई ऐसे ही जाइए विदाउट एनर्जी लिए हुए, विदाउट एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी खाना पीना मत खाइए, ऐसे ही निकल लीजिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ दूर जाएंगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी, बुरी तरह से थक जाएंगे भाई आप लोग। तो यही सिंपल, अब क्या करेंगे भाई, उस समय आप एनर्जी लेंगे, तो यही काम करता है इलेक्ट्रॉन की। जब वो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है ना, मतलब कम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये ऊष्मा को, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, आई मीन अवशोषित करता है, ठीक है। और जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आता है ना,
तो ऊष्मा क्या करता है, उत्सर्जित करता है, मतलब निकालता है अपने में से बाहर, ठीक है, उत्सर्जित करता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से कुछ लाइनों का निर्माण होता है, और वो लाइन ही क्या कहलाती है भाई, स्पेक्ट्रम कहलाती है। सिंपल। आई मीन बातें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे कराई नील्स बोर ने, इसमें सिंपल बताया था भाई कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम, ठीक है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण, ये ऊष्मा का अवशोषण करता है, 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 तथा जब इलेक्ट्रॉन, सब लिखेंगे बेहतरीन से, जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से, ठीक है, उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा का, ठीक है, उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, जिसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है, ये चीजें लिखिएगा जरूर, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। बस इतनी चीजें भाई आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊष्मा का क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है भाई, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, सिंपल फिगर द्वारा हम समझाना चाहेंगे आप लोग को कि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मान के चले कि ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा लिख ले, ठीक है, ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, और यहाँ पर क्या भाई, निम्नतम ऊर्जा स्तर है, कम वाला निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण करते हैं, ठीक। अब क्या, जब ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और जब नीचे आते हैं तो क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन करते हैं, क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने और नीचे आने की वजह से इसमें कुछ लाइनें बनती है, ऐसे लाल, ब्लू, हरा, पीला, ऐसे कलर की कुछ लाइनें बनेंगी, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम है यही लाइन। कोई दिक्कत, ये जो लाइन बनी है ये लाल, हरा, पीला, नीला, ये 7 रंगों में बनती है भाई, विज्ञोर आप पढ़े होंगे, ठीक है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखर जाना ही क्या प्रकीर्णन कहलाता है। तो वैसे ही सिंपल 7 कलर की लाइनें बनती हुई दिखाई देगी,
जिसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये था टोटल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, और नील्स बोर ने यही बताया था कि ऐसे स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हुई। अब इन बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग अच्छे से ये भी बना लें और ये लिख लें सब, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो अपना है भाई, और इसकी कमियां यदि जहां तक बात है कमी लिखने की, तो इसकी दो कमियां आती है नील्स बोर की परमाणु मॉडल की। अभी भी परमाणु की खोज होती रहती है भाई, ठीक है। ये नहीं कि परमाणु का आविष्कार हो गया ना, परमाणु एक ऐसा पदार्थ है जिसका आविष्कार अभी तक चल रहा है, कोई परफेक्ट मॉडल देकर नहीं गया। सबसे परफेक्ट देने वाला रदरफोर्ड भाई साहब थे, और उनसे थोड़ा सा मिस फील्ड हो गया भाई, थोड़ा सा मिस हो गया, उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। रदरफोर्ड की कमियां ये थी कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे और इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाए थे परमाणु में। उसी को पूरा करने के लिए नील्स बोर आए थे, और उन्हीं की सहायता से बता दिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आप लोग देख सकते हैं डिफिनेशन, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो थे वो प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, ये केवल अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अस्थायी कक्षा का अर्थ ये होता है कि जिसका कोणीय समय h/2π के बराबर या nh/2π के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर नील्स बोर के परमाणु मॉडल से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई ये देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है तो उष्मा का अवशोषण करता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन करता है। इन्हीं प्रक्रिया में, इसी फिनोमिना में बीच में कुछ लाइनें बन जाती है, इसी लाइन को हम सिंपल स्पेक्ट्रम कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, सिंपल देख ले, यही स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम एक लाइन होती है और कुछ खास नहीं है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई, तो बस ये रही भाई आज की क्लास से, ठीक है। ये आज का टॉपिक है। नेक्स्ट आगे मतलब चलते हैं इसी वीडियो में, जस्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना हेडिंग बना लीजिएगा, वो है भाई दे ब्रोगली का समीकरण, ठीक है। दे ब्रोगली का समीकरण, इसको हम प्रूव भी करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे भाई, उसका दे ब्रोगली का कथन क्या था। दे ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, जिसको डी ब्रोगली कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है दे ब्रोगली के नाम से, ठीक। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाइए भाई, नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है भाई दे ब्रोगली का समीकरण, ठीक। तो चलते हैं फिर, ये मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले फिर, हेडिंग का नाम क्या है भाई, दे ब्रोगली का समीकरण। इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लिखा जाता है दे ब्रोगली, दे, ठीक है, ब्रोगली, दे ब्रोगली का समीकरण, समीकरण। सबसे पहले दे ब्रोगली का समीकरण को हम प्रूफ करने के लिए क्या होता है पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। दे ब्रोगली का समीकरण होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, या, ठीक है, और आर, या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है। ये चीजें याद रखिएगा। एम भी जो होता है ये द्रव्यमान होता है और वेग के गुणनफल। एम और भी को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, जहां पी संवेग है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक इतना तो बता ही सकते हैं। दे ब्रोगली, इसी को हम भाई इंग्लिश में डी ब्रोगली कहते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में यदि लिखना होता है, ये डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली इक्वेशन, सिंपल डी ब्रोगली इक्वेशन। सिंपल देखो, इसका इक्वेशन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यही था दे ब्रोगली का समीकरण। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात, दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर वन कि आइंस्टीन का वो समीकरण जो वो प्रकाश से रिलेटेड दिया था, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या था, एम सी स्क्वायर ही तो था। तो आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये, यही प्रूफ करना है, दो, ठीक है। एक ही है, इसी को हम पी लिखते हैं तो इस रूप में आ जाता है एच अपन पी। अब चले इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, इजी तरीके से। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या भाई कि आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं लिखेंगे।
नहीं जानते हो तो अब जान ही जाओगे, तो हम जानते ही लिखना तुम लोग भी, ठीक है। हम जानते हैं भाई आइंस्टीन का समीकरण क्या था, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही ना था भाई, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है भाई, एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक। द्रव्यमान और प्रकाश रिलेटेड समीकरण यही है, ठीक है। आगे चले, फिर दूसरी बात है हम लिखेंगे ये भी कि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं प्लांक नियतांक समीकरण, प्लांक नियतांक समीकरण, प्लांक नियतांक समीकरण, देखो ये प्लांक नियतांक समीकरण आ गया। प्लांक नियतांक समीकरण ये क्या कहता है, E इक्वल टू सिंपल E इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 2, ये प्लांक नियतांक का समीकरण है, E इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन का समीकरण क्या बोलता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E ऊर्जा है, एम द्रव्यमान, सी क्या है प्रकाश की चाल है, E क्या है ऊर्जा है, H क्या है प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है आवृत्ति है, ठीक है। आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन का दर क्या कहलाता है भाई, आवृत्ति कहलाता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आ जाए, क्या आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों को, आई मीन दोनों इक्वेशन को, इसके बायां साइड को देखिएगा, इधर LHL आई मीन LHS साइड को देखिएगा, दोनों इक्वल है, E इक्वल है। तो जब किसी इक्वेशन में बायां साइड बराबर होता है तो दायां साइड आप रूपी बराबर मान लेते हैं, ये मैथ का छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण बहुत इजीली प्रूफ होता है भाई, बढ़ा चढ़ा के हम ज्यादा प्रूफ नहीं करेंगे, समीकरण 1 व 2 से बस ये कथन लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे भाई कि इसका बायां साइड आपस में बराबर है, तो दायां साइड भी आपस में क्या हो जाएगा भाई, बराबर। कैसे होगा, सिंपल तरीके से हम क्या लिख लेंगे कि एम सी स्क्वायर जो है, एम सी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसकी, ये वाला बराबर हो जाएगा इसके एच न्यू के, एच न्यू के। बहुत लोग कहेंगे ई कहाँ गायब हो गया, भाई ई गायब हो जाएगा, ई को हटा देंगे, कुछ नहीं करना, यही ई वाला मान उठा के यहाँ रख दो ना, तो क्या एम सी स्क्वायर एच न्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो यार। अब देखो सिंपल ये बना, एक छोटा सा रिलेशन याद रखना कि आवृत्ति जो होता है, ये म्यू जो है, ये आवृत्ति जो होता है ये बराबर होता है भाई लेमडा बाई मी इक्वल टू सी बटे लेमडा, सी बटे लेमडा के बराबर होता है। ये चीजें हमेशा लिख लेना और इसको याद कर लेना, छोटा सा कंसेप्ट है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में कोई रिलेशन पूछे तो सिंपल बताना कि आवृत्ति जो होता है वो तरंग दैर्घ्य के उल्टा होता है, या सिंपल कह सकते हो कि म्यू जो होता है वो सी बटे क्या होता है भाई, लेमडा होता है, जहां लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। आवृत्ति हमेशा तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, ये बातें याद रखना। अब इसका ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर, म्यू की जगह पर हम लिखेंगे सी बटे लेमडा, सी बटे लेमडा है यही रखेंगे यहाँ पर। देखो क्या बनेगा, एम सी स्क्वायर बराबर में एच तो रहेगा ही भाई, म्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे सी बटे में लेमडा, तो इंटू लगा के सी बटे में लेमडा, बहुत आसानी से प्रूफ होगा, बस देखते जाना। सी बटे में लेमडा लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक सी से एक सी को क्या करेंगे कैंसिल। अब तुम बताओ जरा यहाँ पर क्या बचा, एम सी बचा, भाई ए टू सी गायब हो गया, यहाँ पर एम इंटू सी बचा, यहाँ क्या बचा एच बचा, यहाँ से तो सी हट गया, यहाँ नीचे क्या बचा भाई लेमडा बचा, कोई दिक्कत। अब लेमडा को यहाँ लेकर आ जाएंगे और इसको यहाँ पर आई मीन रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। तो लेमडा जब यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, इधर लिखते हैं, चलो इधर करते हैं, ठीक है इधर। तो क्या बचेगा, जब लेमडा को हम इधर जाएंगे तो लेमडा बराबर क्या बचेगा, लेमडा इधर चला गया, एमसी इसकी जगह पे आ जाएगा, एच अपन भाई एमसी, ठीक है, बन गया यहाँ तक। अब देखो कुछ हद तक एम आ गया, एच ऊपर आ गया, बस सी का गड़बड़ कर रहा है। एक चीज याद रखना कि सी होता है ना, ये प्रकाश की चाल होता है, यहाँ पर ये कथन स्टेटमेंट लिख सकते हो, सी जो होता है वो भी के बराबर होता है। भी क्या होता है, फोटान की चाल, क्या होता है, भी फोटान की चाल है। फोटान के बारे में जस्ट हम बता दे रहे हैं, फोटान की चाल है भाई, ये फोटान की क्या है, चाल है। तो सी जो है वो भी के बराबर होता है, फोटान की चाल के बराबर। हम यहाँ पे सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, भी। तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा हमें, एच अपन एम भी, और एच अपन एम भी हम अभी जस्ट बताएंगे, ऊपर देख लेना, एम भी को हम पी लिख सकते हैं।
तो पहला मिल गया लेमडा इक्वल टू एच अपन भी, और इसी को हम कहते हैं या करके लेमडा बराबर एच अपन पी लिख लो। कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछे कि दे ब्रोगली का समीकरण बताओ, दे ब्रोगली का समीकरण बताओ किसके रूप में, संवेग के रूप में, तो ये बताना लेमडा इक्वल टू एच अपन पी। जब भी संवेग के रूप में पूछेगा तो यही बताना। कहेगा कि द्रव्यमान के रूप में बताओ तो लेमडा इक्वल टू एच अपन एम भी बताना। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो है इसी से पी बना है, क्योंकि पी जो होता है एम बी के बराबर होता है, तो हम एम बी की जगह पे पी लिख सकते हैं। और यही दोनों अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग याद करिएगा इसको। ठीक है, वीआईपी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रोगली का यही इक्वेशन है। आपसे कोई पूछे डी ब्रोगली का इक्वेशन बताओ तो लेमडा इक्वल टू एच अपन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपन एम भी बोलना। यही है समीकरण, देख सकते हैं आप, प्रूफ हो चुका है। ठीक, आप लोग उतार लीजिए। और ये बातें बोलने के बाद एक कथन बोला था, ये कहने के बाद दे ब्रोगली का कथन क्या था भाई, कथन भी लिख लेना है यहाँ पर लिख के। दे ब्रोगली का कथन क्या था कि परमाणु में उपस्थित गतिमान कण, परमाणु में, ये लिखने के बाद, ये पूरा सिद्ध करने के बाद नीचे लिखना, परमाणु में उपस्थित गतिमान कण, गतिमान कण, परमाणु में उपस्थित गतिमान कण तरंग संबद्ध होते हैं, तरंग संबद्ध होते हैं, संबद्ध होते हैं। ठीक है, संबद्ध होते हैं अर्थात तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, भांति, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, व्यवहार करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये भाई कथन और ये इसका इक्वेशन लेमडा इक्वल टू एच अपन बी, किसका भाई, दे ब्रोगली का समीकरण। दे ब्रोगली विज्ञानी का नाम था, यही सबसे पहले बताया था। दे ब्रोगली ही ऐसा साइंटिस्ट था कि इसने बताया था कि जो प्रकाश है ना, लाइट, उसके पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का अर्थ ये होता है, डुअल नेचर बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो दे ब्रोगली था भाई। डुअल नेचर उसे कहते हैं कि प्रकाश के पास, प्रकाश जो है यह कण की तरह भी व्यवहार करता है और यह तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश को तरंग और कण दोनों बताने वाला विज्ञानी की बातें करेगा ना, तो दे ब्रोगली कण के बारे में कहेगा कि प्रकाश एक प्रकार की कण है, कण के बारे में कहेगा बातें। तो समझ जाना कि प्रकाश, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश क्या है भाई, एक प्रकार की कण, तभी वो सीधी रेखा में क्या करता है भाई, गमन करता है। बट एक हाइजन साइंटिस्ट है, ठीक है, आप पढ़ेंगे 12th में जाएंगे तो, हाइगन्स नाम का, उसने बताया था कि प्रकाश, ये जो होते हैं क्या होते हैं, प्रकाश जो होते हैं ये कण नहीं होते हैं, ये तरंग होते हैं। और दोनों को स्टडी करके तरंग ऐसे चलती है, और न्यूटन के अनुसार कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, हाइजेंस के अनुसार प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में गति करता है। बट जब इन दोनों इक्वेशनों को बढ़िया से देखा, मतलब इन दोनों कथनों को जब अच्छे से देखा, कौन, दे ब्रोगली भाई साहब, जब अच्छे से देखे बैठ के इन दोनों के अनुसार, तो इन्होंने बताया कि प्रकाश के पास ये दोनों नेचर है। प्रकाश तरंग की तरह भी चलता है और प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है, इसीलिए इसको हम डुअल नेचर करते हैं, डुअल नेचर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डुअल नेचर। तो कोई दिक्कत, डुअल नेचर कहते हैं, सिंपल। ठीक है, प्रकाश डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर शो मतलब ये तरंग की तरह भी चलता है और कण की तरफ भी चलता है। ठीक है, तो कुछ इस पर ज्यादा फोकस ना करें, ये क्लास 12 का टॉपिक है, वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स में आप केवल इतना याद कर ले, दे ब्रोगली के कथन, परमाणु में उपस्थित गतिमान कण तरंग संबद्ध होते हैं अर्थात तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। दे ब्रोगली का समीकरण क्या होता है, यदि ये सब याद ना हो तो डायरेक्ट ये याद कर लीजिएगा कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी होता है या लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी होता है, जहां एम द्रव्यमान है, भी कण की चाल है, एच प्लांक नियतांक है, लेमडा क्या है भाई, तरंग दैर्घ्य है, वेव लेंथ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है समस्थानिक। ठीक है, तो उतार लीजिए।
चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, समस्थानिक। पढ़ने से पहले सबसे पहली बात फोटान वर्ड हम लिखे थे, फोटान के बारे में हम लोग पढ़ ले, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा फोटान। फोटान होता क्या है, ठीक है। फोटान, हेडिंग बनाइएगा फोटान, ठीक है। फोटान है क्या, इसको अच्छे से देख ले, पॉइंट बना के लिखिएगा फोटान को, ठीक है। फोटान क्या होता है, तो फोटान प्रकाश किरण की एक इकाई है। फोटान क्या है, प्रकाश किरण की एक इकाई है। फोटान आपसे कोई भी पूछे तो आप सिंपल बताइएगा, फोटान प्रकाश किरण की इकाई होती है। फोटान प्रकाश किरण की, ठीक है, प्रकाश किरण की इकाई है। फोटान प्रकाश किरण क्या है भाई, इकाई है, ठीक है। नोट करके लिखिएगा ये चीज कि फोटान एक निश्चित ऊर्जा की, फोटान एक निश्चित ऊर्जा की पैकेट है, ये भी कह सकते हैं ऊर्जा की पैकेट है। फोटान एक निश्चित ऊर्जा क्या है भाई, पैकेट है। फोटान प्रकाश किरण की इकाई है। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, फोटान एक निश्चित ऊर्जा की पैकेट है, हमें डंबल है, पैकेट, ऊर्जा की पैकेट को हम फोटान कहते हैं, सिंपल। तीसरी चीज आप लिखेगा कि फोटान की जो चाल होती है ना, फोटान की चाल निर्वात में, फोटान की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की बराबर होती है। प्रकाश की चाल की बराबर होती है, प्रकाश की चाल की बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, फोटान की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की बराबर होती है भाई, ठीक है, प्रकाश की चाल की बराबर होती है। और तीसरी नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि फोटान, वन फोटान की ऊर्जा जो होता है ना, इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, आई मीन प्लांक नियतांक के बराबर होता है। लिख लीजिएगा, वन फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा प्लांक नियतांक के बराबर होती है, प्लांक के बराबर होती है, बराबर होती है। कितनी होती है भाई, E इक्वल टू एच म्यू, याद रखना, E इक्वल टू एच म्यू। ई है, यहाँ ई ऊर्जा है, ये क्या है भाई, प्लांक नियतांक है। मान बताना भाई प्लांक नियतांक के मान, और ये जो होता है आवृत्ति होता है, क्या होता है भाई, आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रति सेकंड कंपन का दर आवृत्ति कहलाता है, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये बातें फिजिक्स में देखी जाएगी, ये देख लो फिलहाल में। फोटान कोई पूछते फोटान है क्या, तो पहली बात बता रहा, फोटान प्रकाश किरण की इकाई होती है भाई। नहीं समझ में आया तो दूसरा बोलना कि फोटान एक निश्चित ऊर्जा की पैकेट होती है। फोटान की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की बराबर होती है, ठीक है। और वन फोटान की ऊर्जा जो होती है वो प्लांक नियतांक के बराबर होती है, जिसका मान होता है E इक्वल टू एच न्यू के बराबर, एच न्यू या म्यू कह सकते हो, ठीक है, जहां म्यू आवृत्ति है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई नोट है कि फोटान का विरामा द्रव्यमान जो होता है ना, ये चीजें लिख लेना, फोटान का विरामा द्रव्यमान, फोटान का विरामा द्रव्यमान, विरामा द्रव्यमान या विराम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या विरामा द्रव्यमान भी कह सकते हो। विरामा द्रव्यमान शून्य होता है, शून्य होता है। फोटान का विरामा द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। विरामा द्रव्यमान को हम एम नॉट से लिखते हैं, एम नॉट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। फोटान का विरामा द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। आपसे कोई पूछे कि प्रूफ बताओ, तो प्रूफ आप लोग देखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत एक है, m इक्वल टू √1 माइनस v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर। यहाँ से हम फोटान का विरामा द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस v स्क्वायर अपन में ये होता है m इक्वल टू m नॉट, m इक्वल टू m नॉट अपन √1 माइनस v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर। ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत का समीकरण इसे कहते हैं। क्या होता है, m बराबर m0 बटे में √1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। ये जड़त्वीय द्रव्यमान होता है, ठीक है।
ये जड़त्वीय द्रव्यमान होता है और ये क्या होता है भाई, विरामा द्रव्यमान होता है, विरामा द्रव्यमान, और यही जीरो होता है एम नॉट। कैसे जीरो होता है, देखिए सिंपल तरीका से हम प्रूव कर रहे हैं इसी समीकरण, ये आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत समीकरण है, सापेक्ष समीकरण सिद्धांत है, ठीक है। ये एम है, कैपिटल एम बराबर एम नॉट बटे में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल प्रूफ करेंगे कैसे, तो एम बराबर हम जानते हैं एम नॉट है, नीचे आ जाए जरा अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर। अब जानते हैं ये चीज लिखे कि फोटान की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सी जो है नीचे, ये प्रकाश की चाल है, ये किसकी चाल है भाई, प्रकाश की चाल, और बी क्या है, फोटान की चाल, किसकी चाल है, फोटान की चाल है। जब फोटान की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है, कह सकते हैं बी जो ये सी के बराबर है, और जैसे भी सी के बराबर हो जाएगा तो हम सी के बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर बैठा ही है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, जरा बताओ, यहाँ से सीध करे तो m बराबर m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा 0, तो m बराबर m नॉट बटे में 1 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा 0। अब बस इससे इसमें त्रिया गुणा कर दो, ये इसमें गुणा करेगा तो m इंटू 0 बराबर में क्या हो जाएगा m नॉट, यहां से m नॉट का मान इजिली निकल जाएगा, क्या होता है 0, जो कि यहाँ पर प्रूफ है, ये शून्य है और ये इसका प्रूफ है। देख सकते हो फोटान का विरामा द्रव्यमान शून्य होता है, सिद्ध करो, ऐसे ही सिद्ध करना, ये प्रूफ है एम नॉट इक्वल टू 0। कैसे, m बराबर m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का एक समीकरण है, ठीक है, जहां m जड़त्वीय द्रव्यमान है और विरामा द्रव्यमान m नॉट है, ठीक। यहां से जब हम निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं v जो है फोटान की चाल है, c क्या है, प्रकाश की चाल है, हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ये वाला नोट याद कर लेना कि फोटान की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की बराबर होती है, ये कथन लिखना जरूर, ये लिखने के बाद ये लिखना, तभी जाके ये सी जो होगा बी के बराबर हो जाएगा, और जैसे बी के बराबर होगा तो सी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पर 1, पहले ही से 1 बैठा था, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, 0 के इधर भेज दो, m नॉट बराबर 0, हो गया प्रूफ भाई। देख सकते हैं आप फोटान की यहीं पर एंडिंग, इतना याद कर लेना, इससे अधिक फोटान में कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यही है अपना फोटान। देख सकते हैं आप लोग, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई समस्थानिक, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई समस्थानिक। 3 टॉपिक पढ़ेंगे, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, खत्म, टोटली खत्म, ठीक है। यदि कोई कुछ छूटेगा तो भाई जरूर बता देना, कहेंगे मेरे पास कुछ है नहीं जिसे हम देख के हम बता सके कि भाई ये टॉपिक छूट रहा है, जो जो माइंड में टॉपिक आ रहा है वो चीज हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है भाई, समस्थानिक। समस्थानिक आई मीन कुछ भी छूटेगा नहीं, ये चीज याद रखना, जहां तक उम्मीद है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। समस्थानिक का अर्थ सिंपल ये होता है ना कि समस्थानिक का अर्थ होता है कि वे भिन्न प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं ना वो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या लिखोगे, सिंपल, वे भिन्न प्रकार के तत्व लिखो, वे भिन्न प्रकार के, छोटा छोटा डिफिनेशन है, वे भिन्न प्रकार के तत्व, वे भिन्न प्रकार के तत्व, वे भिन्न प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समान होते हैं, होते हैं, परंतु, ठीक है, परंतु परमाणु भार में अंतर होता है, परमाणु भार में अंतर होता है, परमाणु भार में क्या होता है भाई, अंतर होता है, बस इतना ही लिखना है। वे भिन्न प्रकार के तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और किसमें अंतर होगा भाई, परमाणु भार में अंतर होगा।
या भिन्न प्रकार के तत्व लिखो, सिंपल, कहें कि हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। भिन्न हटा देना, कहें कि ये सेम में बताते हैं, ठीक। कि वे तत्व लिख लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। वे तत्व वे समान प्रकार के तत्व, ठीक है, समान प्रकार के तत्व लिख लेना, ठीक है। वे समान प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु परमाणु भार में क्या होता है भाई, परमाणु भार भिन्न होता है, अंतर नहीं, भिन्न लिखना। परमाणु भार क्या होता है भाई, भिन्न होते हैं, सिंपल, छोटा सही रह रहा है भाई। परमाणु भार परमाणु भार होते हैं, परंतु परमाणु भार क्या होता है भाई, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, सिंपल, भिन्न होते हैं। समान प्रकार के तत्व रहेंगे, परंतु इनका परमाणु क्रमांक समान होगा, बट, ठीक है। भार में क्या होगा भाई, इसका परमाणु भार भिन्न होते हैं, ठीक है, सिंपल। जैसे में यदि हम तुमसे कह दें कि हाइड्रोजन के समस्थानिक बता दो, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक बता दो क्या क्या होगा। तो हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन पहला समस्थानिक 1H1 होगा, समान है हाइड्रोजन। दूसरा जब लिखना पड़ेगा, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसको परमाणु भार कहते हैं। दूसरा समस्थानिक लिखोगे तो 1H2 लिखना। हाइड्रोजन सेम रहेंगे, बस इनका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, तत्व भी समान रहेंगे, लेकिन परमाणु भार में अंतर आ जाएगा, ठीक है, परमाणु भार भिन्न हो जाएंगे, सिंपल। 1H1 1H2 और तीसरा क्या हो जाएगा 1H3। ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। 1H1 से स्टार्ट करना, 1H2 1H3। इनके देखोगे तो तीनों का परमाणु क्रमांक देखो क्या है, 1 है, लेकिन तीनों का परमाणु भार भिन्न है, क्या है, भिन्न है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, सिंपल। अब तुम लोग ऐसे मत लिखना, बस ऐसे बता देना 1H1 1H2 1H3। और आगे आ जाओ, यदि हम तुमसे कह दें, ये पहला था, यदि दूसरा हम तुमसे कह दें कि तुम भाई कार्बन के समस्थानिक बता दो, कार्बन के समस्थानिक, ठीक है, कार्बन के समस्थानिक क्या होगा। तो कार्बन को किससे डिनोट करते हैं भाई, पहला 6C12 होता है, पहला का याद कर लो, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। तो पहला समस्थानिक ये होता है, तो दूसरा समस्थानिक क्या निकलेगा 6C13, नेक्स्ट वाला 6C14। मतलब एक क्रम में परमाणु भार बढ़ते जाएंगे। मतलब परमाणु भार जिनका अलग हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। आई बात समझ में, जैसे कि देख सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो और ले लो, एक 3 नंबर नाइट्रोजन के समस्थानिक बता दो, किसी के भी ले सकते हो नाइट्रोजन के समस्थानिक। नाइट्रोजन के समस्थानिक यदि तुमसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन के समस्थानिक क्या होगा, तो सिंपल बताना क्या कि नाइट्रोजन को, पहला नाइट्रोजन का समस्थानिक 7N14 होता है, पहला ये नाइट्रोजन ऐसे ही लिखा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना होता है 14। दूसरा यदि लिखना हो तो क्या लिखोगे 7N15। तीसरा लिखना हो तो 7N16। बस यही समस्थानिक है और कुछ नहीं। बस परमाणु भार के एक बढ़ा बढ़ा के क्या कर देना भाई, लिख देना। बस परमाणु भार अलग अलग हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उसको क्या हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई समभारिक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई समभारिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना है भाई, हेडिंग बना ले, समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं, इसमें लिखना वे भिन्न प्रकार के तत्व। क्या लिखोगे इसमें भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, वे भिन्न प्रकार के तत्व
तत्व जिनके, ठीक है, वे भिन्न प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु, ठीक है, परमाणु भार समान होता है। सिंपल, बस आपको इतना ही लिखना है समभारिक में। समभारिक का अर्थ होता है समान भार वाले वे भिन्न प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग होगा, और परमाणु भार जो पावर के रूप में लिखा जा रहा था 1 2 3 ऐसे करके, वो पावर नहीं, जो उसको परमाणु भार कहते हैं, वो समान होगा। अलग अलग तत्व रहेंगे लेकिन उनका परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। जैसे इसके एग्जांपल में आ जाएंगे कौन भाई, जैसे में 18 आर्गन, परमाणु क्रमांक 18 होगा, आर्गन है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। वैसे ही सेम 20 कैल्शियम होता है, और कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। तो आप देख सकते हैं समभारी के एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, जिसका परमाणु भार समान हो, ये समान हो, ये कुछ भी आ जाए लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाए, समान, उसी को समभारी कहते हैं। आई मीन बातें समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट हेडिंग बना ले क्या, सम न्यूट्रॉनिक ये आखिरी टॉपिक चल रहा है भाई। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो वे भिन्न प्रकार के तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, समान होती है, बस उसी को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। या सिंपल ये भी कह सकते हो कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ये पूरा लिखो बेहतर रहेगा। वे भिन्न प्रकार के तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, समान होती है, उसी को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आई मीन बातें समझ में आया होगा। कैसे, एग्जांपल लिख ले भाई इसके में, जैसे में यदि हम लिख ले 7 और 14, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को n से लिखा जाता है। जब भी n का मान निकालोगे तो 14 में से 7 को घटा देना। न्यूट्रॉन हमेशा परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा के निकाला जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 7 आई। दूसरा हम तत्व लिख लेंगे 6C13, कार्बन के समस्थानिक क्या है, ये वाला, कार्बन में तो 12 होता है, एक आगे वाला 13 मिलेगा यहाँ पर भी हम जब नाइट्रोजन की निकालेंगे तो 13 में से किसको घटाएंगे भाई, 6 बैठा है तो 6 को घटाएंगे। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है, ये बातें याद रखना। तो 13 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 7। क्या ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों समान आ जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। जिनके अलग अलग तत्व होंगे बट इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई, समान होगी, उसी को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आई मीन बातें समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था भाई, ये वाला पूरा कवर हो गया। समभारिक देख लिए हम लोग, समस्थानिक देख लिए और सम न्यूट्रॉनिक देख लिए। अब ये चैप्टर जो था भाई पूर्ण रूप से खत्म हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे भाई तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कहेंगे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।